अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये एक फ़ायदा होगा कि जैसे जैसे मैं लेक्चर्स को अपलोड करता जाऊंगा तो आपको वो लेक्चर्स नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगा कि अपलोड हो चुकी हैं और इजीली आप उन लेक्चर्स को टाइमली देख के अपने एग्ज़ाम्स की ईजीली प्रिपरेशन कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 9। इसमें सबसे पहले वो कहता है कि हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे नहीं सर्च करनी चाहिए और उसकी वजूहात बताई गई हैं। 3 वजूहात ये हैं। गूगल एड्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, क्यूरीज आप जब डालते हैं गूगल सर्च बार में, तो क्या होता है कि गूगल उसकी रेलेवेंट एडवर्टाइजमेंट आपको शो करने लग जाता है, जो कि समटाइम्स इरिटेट करता है यूज़र को। फिर हमारे पास नंबर 2 रीज़न है सिक्योरिटी एजेंसीज़। कुछ लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। हर कंट्री की लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं जो आपकी क्यूरीज जो आप गूगल पे सर्च करते हो उसे वो स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज़ है जो कि हमारी या किसी और कंट्री के रेलेवेंट जो है नुकसानदेह है और आप उस चीज़ को बार बार सर्च कर रहे हैं जो सेंसिटिव टर्म है, तो क्या हो सकता है कि वो क्यूरीज़ की बेस पे लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपकी लोकेशन को भी रीच कर सकते हैं। समटाइम्स वी सर्च फॉर द फ्री म्यूज़िक। समटाइम्स हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ फ्री चीज़ें मिल जाएं, फ्री गेम्स, फ्री म्यूज़िक। तो होता कुछ यूँ है कि आपके लिए वो बेसिकली एक ट्रैप होता है, जो कि ट्रैप ये होता है कि वो एक वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है। तो आपने ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है सर्च करते हुए। ना आपने फ्री म्यूज़िक से अट्रैक्ट होना है जहाँ आपको लिखे कि आप यहाँ से फ्री म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो क्यूरीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सेंसिटिव ना लगें, नॉर्मल लगेंगे। अगर नॉर्मल होंगी तो आपके लिए इशू नहीं क्रिएट होगा। और आपकी ऐसी सर्च होनी चाहिए जिससे एडवर्टाइजमेंट जो है जनरेट ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको इरिटेट करेगी। अवॉइडिंग एड्स। अच्छा, अब एड्स को किस तरह से अवॉइड करना है, कैसे सर्च इंजन में अपनी क्यूरी को एंटर करना है। आपने करना है सर्चिंग द फॉलोइंग्स कैन अवॉइड अननेसेसरी एड्स फ्रॉम द सर्च इंजन्स। ये कुछ चीज़ें हैं, योर ईमेल, मेडिकल इश्यूज एंड ड्रग्स, योर नेम, योर लोकेशन एंड फेवरेट थिंग्स आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि अननेसेसरी ऐड आपको देखने को ना मिले। ठीक है। डेंजरस टू सर्च, ये कुछ चीज़ें हैं, प्रेशर कुकर, बम स्टोरी, अटैक्स, सुसाइड बॉम्ब्स, पॉइजन, मर्डर एंड सो ऑन। ये ऐसी चीज़ें जो आपको सर्च नहीं करनी चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सारे लेक्चर्स जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 9। अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, वही हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आप जो है सर्च करते हैं गूगल पे कि मुझे फ्री म्यूज़िक डाउनलोड करना है, समटाइम्स कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ आपको लग रहा होता है कि यार यहाँ से तो मुझे फ्री म्यूज़िक मिल जाएगा, मैं डाउनलोड कर लूँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो म्यूज़िक तो डाउनलोड नहीं होता, लेकिन आपके सिस्टम के अंदर वायरस जो है इंस्टॉल हो जाता है और फिर वो आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे मसला बनता है सिस्टम में। फिर हमारे पास आता है अनप्लेजेंट रिजल्ट्स। कुछ अनप्लेजेंट रिजल्ट्स, अगर आप स्मोकर लंग्स के बारे में सर्च करेंगे गूगल इमेजेस के ऊपर, तो आपको जो है ना देख के थोड़ी सी ना अनप्लेजेंट सी फीलिंग आएगी, अजीब सी आपको डिप्रेशन फील होगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको सर्च नहीं करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे स्किन कंडीशन, अब स्किन कंडीशन डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। ये स्किन कंडीशन, किसी को जो है कोई एलर्जी हो सकती है, किसी को कोई एलर्जी हो सकती है। कंडीशंस ये देख रहे हैं, अब इसको देखने में इतना डिप्रेशन क्रिएट होता है ना, अजीब सकता है क्या है ये, मतलब। तो इस वजह से जो है ना ऐसी चीज़ों को सर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 9। ड्यूल नंबर 10 का हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मैकेनिकल ड्रिवन मशीन्स का एक ट्रांसफॉर्मेशन आया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रिवन मशीन, जो कि हमारे कंप्यूटर्स हैं। सबसे पहले जो अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है वो हमारे पास थी
एबेकस। बेसिकली हिस्ट्री में जो है अगर हम देखें तो इसके जो रूट्स पाए जाते हैं वो चाइना में पाए जाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है अर्ली ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन ने किया था। और ये एक सिंपल, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से है कि कुछ बीड्स जो हैं वो रोड्स के ऊपर जो है लगे हुए हैं और एक रेक्टेंगुलर तरीके का फ्रेम है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर सा जो है फ्रेम है और सिंपल से एक देखिए 1 2 3 और काफ़ी सारे रोड्स लगे हुए हैं और उसमें बीड्स लगे हुए हैं। और इस तरह की जो है मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता था एज अ कंप्यूटिंग डिवाइस। फिर आगे टेक्नोलॉजी ऑफ गियर्स आई, ठीक है, और उसके अंदर क्या था, दीज मशीन रिप्रेजेंटेड डेटा थ्रू द गियर पोजिशनिंग। जो गियर की पोजिशनिंग होती थी ना उसके थ्रू जो है डेटा की रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी इन मशीन्स के अंदर, विद द डाटा बीइंग एंटर्ड मैकेनिकली बाय एस्टेब्लिशिंग द इनिशियल गियर पोजीशन। तो क्या होता था कि डेटा को जो है इनिशियली तौर पे जो है मैकेनिकली वे में जो है इनिशियल गियर पोजीशन के ऊपर जो है डाटा एंटर कर दिया जाता था। मतलब अगर आपने डाटा एंटर करना तो मैकेनिकली एंटर होता था और इनिशियली जो है गियर पोजीशन को है इस्टेब्लिश किया जाता था। मतलब इनिशियल से मुराद उसको ज़ीरो पे रखा जाता था। ज़ीरो इनिशियल पॉइंट कोई भी हो सकता है किसी भी डिवाइस का, लेकिन अब इधर जो गियर्स है इसके बारे में बताया नहीं गया कि किस क्या इसका इनिशियल पॉइंट होता था। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इनिशियल पॉइंट जो है इसका ज़ीरो था। तो ये ज़ीरो पे जब इस्टेब्लिश करते थे मैकेनिकली हम, तो उस पॉइंट के ऊपर हम डाटा एंटर करना शुरू करते थे। फिर क्या कहते हैं कि आउटपुट फ्रॉम द पैस्कल एंड द लेबनीज मशीन्स वाज अचीव्ड बाय ऑब्जर्विंग द फाइनल गियर पोजीशन। तो कहता है कि जो आउटपुट है ना, मतलब इस गियर के ऊपर, एक गियर की टेक्नोलॉजी के ऊपर ना पैस्कल ने अपनी मशीन बनाई थी और लेबनीज ने अपनी मशीन बनाई थी। और इन दोनों की मशीन में जो आउटपुट जो है हमें इस फॉर्म में हासिल होता था। इस तरह से हम ऑब्जर्व करते थे कि आउटपुट कैसी आई है, कि जो गियर की आखिरी पोजीशन होती थी ना, हम उससे एनालाइज कर लेते थे कि इस तरह से जो है हमारे पास आउटपुट आई है। फिर क्या हुआ कि बैबिज आए। बैबिज ने क्या किया, इन मशीन्स को जो है मज़ीद जो है हायर लेवल पे ले गए और उसके थ्रू क्या हुआ कि जो भी आउटपुट होती थी ना उसको वो पेपर पे प्रिंट कर दिया करते थे, ठीक है, ताकि जो है ट्रांसक्रिप्शन एरर को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एमसीक्यूज़ के एतबार से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है एक दफ़ा रीड कर लें ताकि आपके एमसीक्यूज़ अच्छे से हो जाएं। इस तरह से होती थी। देखिए ये गियर्स हैं 1 2 3 4 5 सॉरी 5 कार्ड। फिर हेमन हॉलरेट थे, उन्होंने जो है इस तरह से जो है 5 कार्ड के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरह से जो है टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के एतबार से। फिर हमारे पास ENISC के नाम से कंप्यूटिंग डिवाइसेस आए जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मशीन्स थी और MCQs ये पेपर में आता होता है और ये भी आता होता है कि किसने ये जो है डेवलप की, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास ENIC मशीनरी होती थी और ये फैक्ट शीट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के एतबार से। आपको ये सारी कैपेसिटी और इसकी रजिस्टर्स ये सारे पता होने चाहिए, ठीक है। पर आपको सिर्फ जो पता होना चाहिए वो कैपेसिटर्स के बारे में पता होना चाहिए, रजिस्टर्स के बारे में, वैक्यूम्स के बारे में, रिलेज के बारे में, क्योंकि इन्हीं 4-5 चीज़ों से रिलेटेड जो है MCQs आते हैं और वेट 30 टन से, ठीक है। अच्छा जी, फिर रैपिड एडवांसमेंट आई, क्योंकि ENIC जो है था तो फ्लेक्सिबल, लेकिन चूँकि वक्त के साथ आपको पता चीज़ों में एडवांसमेंट आती है, तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर मशीन्स के अंदर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लग गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होने लग गया और जो है कंप्यूटर डिवाइसेस जो हमारे पास हैं उनके अंदर जो हार्डवेयर लगता है उसको जो है किसी तरह से ये किया गया कि इसका साइज़ रिड्यूस कर दिया जाए। आप इसकी एक फॉर्म देख सकते हैं कि पहले हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम होते थे, फिर अब लैपटॉप सिस्टम्स आ गए, तो एक तरह की साइज़ रिडक्शन भी आ गई। फिर प्रोसेसिंग पावर डबलिंग की, किस तरह से पावर जो है बैटरी पावर हर चीज़ को जो है डबल कर दिया जाए ताकि उसकी वर्क टाइम जो है अच्छा हो जाए। और भी काफ़ी सारी एडवांसमेंट IBM ने अपना PC लॉन्च कर दिया 1981 में। फिर अब देख लें स्मार्टफोन्स भी अब आपके पास आ गए, वो भी आपको एक तरह का कह सकते हैं कि कंप्यूटिंग डिवाइस है, उसके ऊपर आप हर तरह का जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 10, ठीक है। अब हम मॉड्यूल नंबर 11 देखते हैं, बिट्स।
कंप्यूटर के अंदर अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो आप बिट्स की फॉर्म में कर सकते हैं। बिट्स बेसिकली स्टोरेज का बेसिक यूनिट है। अब हम इसकी बेसिक्स देखते हैं। बेसिक में क्या है कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है ना कंप्यूटर के अंदर, तो उसका एक कोडेड पैटर्न है, ठीक है। या तो वो 0 की फॉर्म में स्टोर होगा या तो 1 की फॉर्म में स्टोर होगा। 1 बिट कैन कंटेन ओनली 1 वैल्यू, मतलब एक बिट जो है वो एक ही वैल्यू कंटेन कर सकता है, या तो वो 0 करेगा या तो फिर वो 1 करेगा, ठीक है। अगर इस तरह से 2 बिट्स होंगी तो वो टू वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप आगे आ जाएं। वट बिट्स कैन रिप्रेजेंट, ये बिट्स जो होते हैं ना बेसिकली आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर के अंदर आप देखें नंबर्स जो आपको जो लिखे हुए मिलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर 3, 4, 5, 6, तो वो बेसिकली बिट्स की मदद से जो है बनते हैं। और इसी तरह से टेक्स्ट हो गए, ऑडियो हो गए, वीडियो हो गई, इमेज हो गई, ये सब कुछ जो है बिट्स की फॉर्म में जो है आपको दिख रहे हैं। बेसिकली वो आपको 0, 1 तो नहीं दिखा रहे, लेकिन ये अब जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये पिक्चर, ये सब कुछ ये जो देख रहे हैं ये 1 की फॉर्म में जो है इसकी कोडिंग हुई हुई है और ये आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बिट की कुछ यूनिट्स हैं एमसीक्यूज़ के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको देख लें कि एक जो बाइट होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है, और 1 किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर है। एंड 1 मेगा बाइट इज इक्वल टू 1024 KB, एंड KB मीन्स किलो बाइट। सिमिलरली 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, एंड 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपको पता होना चाहिए, सही है। अच्छा जी, पैटर्न यूजिंग बिट्स। अब कह रहा है कि इन 1 बिट वी कैन रिप्रेजेंट 2 पैटर्न्स, ठीक है, इधर 0 या 1, ठीक है। इफ़ वी हैव 2 बिट्स देन वी हैव 4 डिफरेंट पैटर्न्स विच कैन बी शोन इन द स्क्रीन, ठीक है। उसमें अब देखिए, अब आपको कह रहा है कि अगर आपके पास 1 बिट है तो आप उससे 2 पैटर्न्स शो कर सकते हैं, 0 और 1, ठीक है। अगर आपके पास जो है 2 बिट्स हैं तब आप 4 पैटर्न शो कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल के अंदर। तो ये 2⁻² का इज इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। अगर 2⁻³ होगा तो वो 2⁻³ इज इक्वल टू 8, तो ये 8 पैटर्न शो करेगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैं बताता हूँ फॉर्मूला सिर्फ, इसका फॉर्मूला है 2⁻n, सॉरी 2⁻n इसका फॉर्मूला है। बेसिकली n जो होगा वो आपके नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर n इज इक्वल्स टू, फर्ज कर लें n इज इक्वल्स टू, मैं कर देता हूँ 16, ठीक है। तो 2⁻16 इज इक्वल्स टू 65536, तो ये 65536 बिट्स के पैटर्न्स को शो करेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमें चार्ट दिया हुआ है, इसको आप जो है चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 2⁻6 करके देखेंगे तो 64 ही आएगा। एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स विच इज़ इक्वल टू 256 पैटर्न्स। मतलब ये जो 00 लिखा हुआ है ना, ये क्योंकि 2⁻2 था, ठीक है। ये 2 बिट्स आ गए, 1 बिट ये और 1 बिट ये, ठीक है। ये 2 बिट्स है ना, अब 2 बिट्स हैं तो इसके 4 पैटर्न बनना है, 1 2 3 4। इसी तरह अगर 2⁻3 होगी, अगर तो वो इज इक्वल टू 8 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 0 0, फिर 0 1 0 एंड सो ऑन। इस तरह से फिर 4 मज़ीद और पैटर्न बनेंगे, वो टोटल 8 पैटर्न बनेंगे। आगे दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ कह रहा है कि जो है अगर आपके पास एक नंबर दे दिया गया है और उसको आपने रिप्रेजेंट करना है बिट पैटर्न के फॉर्म में, तब कैसे करेंगे। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो ये कह रहा है कि जो कैरेक्टर ए होता है ना हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो ये हमारे पास आगे आप कीबोर्ड पे भी देख रहे हैं ए, जब हम प्रेस ए करते हैं ना तो ए तो लिखा आता है। बेसिकली अगर हम उसको डिजिट की फॉर्म में देखें तो वो होता है 65। कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर कंप्यूटर को जब हम ए प्रेस करते हैं ना तो कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये जो है 65 मांग रहा है इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब अगर हमने 65 जो डिजिट है हमारे पास उसके बिट पैटर्न निकालने हैं,
तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है 0 1 की फॉर्म में। जब हम ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के पास जब ये इंस्ट्रक्शन जाती हैं तो हमें अपनी स्क्रीन पे जो है लिखा हुआ मिलता है ए। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं ये देखें। ये हमारे पास एक जो है टेबल दी गई है कि अगर आपने कोई भी डेसिमल नंबर को जो है बाइनरी की फॉर्म में शो करना है, तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पे 65 है, अब हमें बाइनरी की फॉर्म में शो करना है तो कैसे करेंगे। तो ऐसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, सो ऑन टू 2 raised to power 7। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ये चीज़ बनानी है 65। ठीक है, ये मैं आपको उधर दिखाता हूँ एक्सेल के ऊपर करके। देखिए ये हम लोगों ने क्या किया है कि पहले ये जो क्वेश्चन था बेसिकली जो हमारे पास हमारे हैंड आउट्स में था, उसको मैंने यहाँ पे जो है एज इट इज़ लिख दिया है। तो अब हमने बनाना है 65 डिजिट को इन द फॉर्म ऑफ जो है बाइनरी, जो कि हमारे पास बिट्स पैटर्न की फॉर्म में हमने शो करना है। अगर हमने किसी भी डिजिट को बाइनरी की फॉर्म में लेके आना है तो हम इसको कहते हैं बाइनरी, और जो हमारे पास 65 लिखा हुआ है वो हमारे पास डिजिट है। और 65 को बाइनरी की फॉर्म में लेकर आए ताकि जब कंप्यूटर के ऊपर हम ए प्रेस करें तो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये एग्जीक्यूट होती हैं, तो हमारे पास ए लिखा आता है, ये ए। जब मैं ये ए लिख रहा हूँ ना तो बैक एंड पे कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस गई हैं। अब हमने ये बनाया कैसे, देखिए 2 raised to power 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 raised to power 1 इज इक्वल टू 2, 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4, 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8, 2 raised to power 4 is equals to 16, 2 raised to power 5 is equals to 32, 2 raised to power 6 is equals to 64 and 2 raised to power 7 is equals to 128। अब हमने 65 बनाना है ना, अब हम 64 के आगे एक 1 लगा देंगे, और ये देखें ये 2 raised to power is equals to 1, तो यहाँ पर एक 1 लगा देंगे, एक ये 1 और एक ये 1 लगा देंगे। जब हम 64, अब देखें 64 के आगे एक 1 लगाया और 1 के आगे एक 1 लगाया, तो अगर हम 64 + 1 करें क्या बनता है, 65 बनता है। तो इसी वजह से हमने उसके आगे जो है 1 1 कर दिया है। ठीक है, और बाकी सारे पैटर्न्स को हमने 0 रखा है, क्योंकि अगर हम ये 1 कर देते हैं इन सपोज, तो ये क्या बनेगा, 64 के आगे हमने 1 लिखा है, 2 के आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है, और 1 के आगे 1 लिखा है, तो 64 + 2 इज इक्वल टू 66, और 1 ऐड करेंगे तो 67 बन जाएगा। जबकि हम लोगों ने तो 67 नहीं करना, हमें तो 65 चाहिए, तो हम वापस यहाँ पे 0 लगा दें, तो अब हमारे पास 65 बन रहा है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप प्रेस करते हो ए, लेकिन लिखा कुछ और आता है बी सी या डी या जेड एफ एल एम ओ, तो हो सकता है कि कंप्यूटर के पास ये जो बिट पैटर्न है, जो डिजिट बाइनरी डिजिट्स हैं वो गलत जा रही हैं, कंप्यूटर उसे गलत इंटरप्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको वो आगे कैरेक्टर जो है आउटपुट पे कुछ गलत शो कर रहा है। ठीक है, ये आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे ये चेक कर सकते हैं। इसने यहाँ पे क्या किया है कि हमें एक नंबर दे दिया है डेसिमल में 2। ठीक है, उसको वो कहता है कि आप रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, ये आप लोगों ने करना है। और सिमिलरली उसने ये हमारे पास डिजिट दी हुई है, डिजिट 8 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उसने बाइनरी की फॉर्म में ये शो किया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर चेक कीजिएगा कैसे आया है। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 11। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 12 बूलियन ऑपरेशंस। बेसिकली हम इसके अंदर इस चीज़ को देखेंगे कि ये बिट्स जो होते हैं ये किस तरह से स्टोर होते हैं और किस तरह से इसको हम मैनिपुलेट करते हैं एक कंप्यूटर के अंदर। इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि जहाँ पर बिट 0 होगी उसका मतलब होगा फॉल्स, और जहाँ पर बिट 1 होगी उसका मतलब होगा ट्रू। सही है, अब हम देखते हैं बूलियन ऑपरेशंस। दो तरह के बूलियन ऑपरेशन इधर इम्पोर्टेंट है, एंड और एक्स और भी एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेजर फोकस है वो हमारा एंड और पे है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बोल, जिन्होंने ये लॉजिक को डिफाइन किया और बताया कि किस तरह से बूलियन ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं और मैनिपुलेट होते हैं।
and Boolean operation. It produces the output as 1 when both of the inputs are 1. तो कहता है कि आउटपुट 1 तब आएगी जब इनपुट आपकी दोनों या एक से ज़्यादा इनपुट पे 1 होगा, अदरवाइज़ वो आपको आउटपुट 0 दे देगा। अगर हम कह रहा है कि इनपुट पे अगर दोनों 1 हैं तब ही आउटपुट 1 है, अगर इनपुट में एक 1 है दूसरा 0 है तो आउटपुट आपका 0 होगा। इसको आगे देखते हैं। और ऑपरेशन में क्या कहता है, इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट 1 व्हेन एनी ऑफ द इनपुट्स आर 1, कि अगर आपकी दो में से एक भी इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट भी 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0। ये एक फिगर दी हुई है, इधर एंड का गेट बना हुआ है और इसी तरह से और का गेट बना हुआ है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में गेट बने आते हैं एग्जाम्स में और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा गेट है। जैसे आप एंड में देख सकते हैं कि जहाँ पर 2 दफ़ा 0 0 है तो आउटपुट भी 0 है, और जहाँ पे 0 1 है तो 0 आउटपुट भी है, और 1 0 आउटपुट 0। जहाँ पे दोनों इनपुट 1 है वहाँ पे 1 है, डेफिनेशन में जैसे हमने पढ़ा था। और में आ जाए दोनों 0 है तो 0 आउटपुट है, एक भी 1 होगा तो 1 आएगा, सो ऑन, जैसे आपको डेफिनेशन में मैंने समझाया था वैसे ही है। XOR is the another Boolean operation which produces the output of 1 when both the inputs are different. It produces 0 when both the inputs are same. बेसिकली ये कहता है कि ये कैसा ऑपरेशन है जिसमें आपके पास जो आउटपुट है वो 1 तब शो होगी जब दोनों आउटपुट 0 0 होंगी, और आपके पास आउटपुट 0 तब शो होगी जब आपके पास दोनों इनपुट जो हैं वो आपके पास 0 0 होंगी। ये आपको इस पिक्चर के तौर पर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या बात की है। देखें, ये था हमारे पास एक्स और गेट कहाँ है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे एक्स और गेट ये है हमारे पास। इसमें कह रहा है कि दोनों हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो 0 0 है तो हमारे पास 0 आ गया है, अगर 0 1 है तब 1 आ गया है, 1 0 आया है तब 1 है, 1 1 है तो 0 है। इससे क्या पता चलता है, सेम है तो 0 है, सेम है तो 0 है, डिफरेंस है तो 1 1 है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स और गेट होगा। नॉट ऑपरेशन प्रोड्यूसेस 1 व्हेन द इनपुट इज 0। ठीक है, जब इनपुट आपकी 0 होगी, एक इनपुट 0 होगी तो आपका आउटपुट भी 1 होगा। सिमिलरली अगर आपका इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट भी 0 होगा। ये देखें, ये XOR और नॉट इस तरह से होता है। ये एक एग्जांपल है, ये आप जो है चाहे तो उसको परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 13। अच्छा, ये कहता है कि हम हेक्साडेसिमल नोटेशन क्यों देखते हैं। मैं इसमें ना बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि अब ये देखें, यहाँ पर एक बिट पैटर्न दी हुई है, इसको समझने में मुश्किल है और इससे आपके एरर भी काफ़ी सारे निकल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको इंटरप्रिटेशन एरर्स भी निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ जब चीज़ें लंबी होती हैं तो ह्यूमन ब्रेन के लिए जो है डिफ़िकल्टी होती है उसको कॉम्प्रीहेंड करना, उसको समझना। ठीक है, तो क्या किया गया, इसलिए हेक्साडेसिमल नोटेशन को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि अगर कोई लॉन्ग किस्म की जो है लंबी किस्म की कोई बिट स्ट्रिंग आ जाती है, स्ट्रिंग्स ऑफ बिट्स आ जाती हैं, तो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें उसका क्या मतलब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथ हम मल्टीपल ऑफ 4 बनाएंगे। ठीक है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। ये चीज़ टेबल आपको याद होनी चाहिए। MCQs में ये जो है ना, ये 1 0 1 0, तो ये A है, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि 1 0 1 0 है तो A कैसे है, 1 0 मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने आपको पीछे सिखाया था 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3। ठीक है, तो चूँकि हमने 0 हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हम तमाम जो हमने बिट्स है वो 0 0 कर देंगे इनेबल। इसी तरह जब हमने 1 करनी होगी
तो हम 1 वाली जगह पे इन्हें 1 डाल देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था। अब क्या किया गया है, यहाँ पे एक लंबी सी जो है ना बिट स्ट्रिंग दे दी गई है। ठीक है, उसको क्या किया गया है कि इन्होंने डिवाइड किया 4 के चंक्स में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपके पास 6 चंक्स हैं। और फिर आपको अगर ये चीज़ टेबल याद होगी तो आपको ईज़िली जो है ये आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलें, अगर आप जो है जिसको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा 9 तक, उसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको ये इसको देख के बता देगा कि ये 1 बिट इनेबल है, दूसरी बिट इनेबल है, और कहते हैं तीसरी बिट इनेबल है। तो 2 रेज़ टू पावर यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0 था, तो 1 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 2 रेज़ टू पावर 2। तो 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड देन 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। सिमिलरली इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। अब 2 रेज़ टू पावर 3 जो हमने इसको कहा है, तो यहाँ पे तो 0 है, तो मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वही वाली बिट जो है वो क्लोज है, सिर्फ ये इनेबल्ड है। ठीक है, तो इसी तरह सारा ये जो है हम करते हैं माइंड में कैलकुलेशन, और इसके बाद हम यहाँ पे 1 देखिए जहाँ पे इनेबल है उससे हम आइडिया लगा देते हैं कि भाई 2 रेज़ टू पावर इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो जो 1 वाली बिट है इनेबल्ड है, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। ये मैं आपको मैंने पिछले ये कुछ यूँ है कि इसका फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर n है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि 2 रेज़ टू पावर 0 एंड सो ऑन 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3। अब हमने फर्स्ट कर लें, मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है 13 को। अब 13 को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करेंगे, ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास अब 13 रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है 2 रेज़ टू पावर क्या होता है, 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमें पता है ये 1 आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, वो हमें पता है 2 होता है। अब 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, वो हमें पता है 4 हो जाता है। अब हमें पता है 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 8 हो जाता है। ठीक है, अब मैंने इस 13 को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ 1010। कैसे करेंगे, वैसे करेंगे इधर 1 कर देंगे 8 की जगह पे, एक इधर कर देंगे और एक इधर कर देंगे और एक इधर कर देंगे 0। ठीक है, अब देखें इससे क्या हो गया, 8 की जगह पे हमने एक इनेबल किया, 4 की जगह पे एक इनेबल किया और 2 की जगह पे एक इनेबल किया। तो जहाँ जहाँ इनेबल किया उनको सम करेंगे। जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हम इसको 0 करेंगे और इसको 1 करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ इनेबल है और यहाँ ये वाली इनेबल है। ठीक है, अब हम जब इसका सम करेंगे 8 4 और 1 का, तो क्या आ रहा है सम हमारे पास 13। ठीक है, और बेसिकली हमारे पास जो 13 है वो है हमारा ई। ये देखिए 1 1 13 जो है हमारा ई है। ठीक है, ये 10 11 12 13। ठीक है, हमारा डी बनता है। इसी तरह से ये आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। 14 ये ऐसा इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये क्या बताया गया, फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग ए डेटा कंप्यूटर रिमेन्स अ कलेक्शन ऑफ कंटेन्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सर्किट्स। वो कहता है कि अगर आपने कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक लार्ज कलेक्शन हो सर्किट की, जिसमें फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हों। ईच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल बिट। जो फ्लिप फ्लॉप हैं तो उसमें ये खासियत है कि वो एक एक बिट को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, द बिट रिजर्वेयर इज़ नोन एज द मशीन मेन मेमोरी। और कहते हैं जहाँ पे बिट
के बारे में मालूमात को स्टोर किया जा रहा है मशीन के अंदर, वो उसको मेन मेमोरी कहते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप की एक डायग्राम है। अच्छा जी, मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजेबल यूनिट सेल्स 8 होते हैं। हाउस होल्ड डिवाइसेस हैव अ फ्यू हंड्रेड ऑफ सेल्स, लार्ज कंप्यूटर में हैव बिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास एक बिट कहते हैं बिट स्ट्रिंग होती है, उसका जो पहला डिजिट होता है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है बिट स्ट्रिंग। ठीक है, और उसका जो पहला है हमारे पास बिट, उसको हम कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लास्ट वाली बिट होगी इसको कहेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये सारी एक एक बिट्स हैं और इसको एज अ होल हम कहते हैं बिट स्ट्रिंग। ठीक है, to identify the individual cells in a computer main memory, each cell is assigned a unique name called its address। अब हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। अगर आपने उस डेटा को फेच करना है, उस डेटा को आइडेंटिफाई करना है या उस डेटा को गेट करना है, तो उसका एक यूनिक नेम है जिसे हम एड्रेस कहते हैं। एड्रेस की बेसिस पे जो है हम मेन मेमोरी में जो डेटा स्टोर है उसको फेच कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होती है हमारे पास। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सो ऑन। अब क्या है कि सेल 0 जो है ये एक एड्रेस है, सेल 1 एड्रेस है, सेल 2 एड्रेस है। और अब यहाँ पे जो कुछ बिट स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये बेसिकली एक डाटा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं मुझे सेल 4 का जो बिट स्ट्रिंग है वो चाहिए, तो आप यहाँ सेल 4 की तरफ आएंगे और आप उसको जो है यहाँ से डाटा स्ट्रिंग को उठा लेंगे, बिट स्ट्रिंग को। तो ये रैम बेसिकली होती क्या चीज़ है? द सेल्स which can be accessed independently as required, फिगर 19 शो कर दी गई है। To reflect the ability to access cell in any order, a computer main memory is often called the random access memory। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे आप फिगर 19 में देख रहे हैं, जहाँ से हम एड्रेस की बेसिस के ऊपर इंडिविजुअली जो बिट स्ट्रिंग है उनको गेट कर सकते हैं, उस मेन मेमोरी को हम समटाइम्स ये भी कह सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, क्योंकि इधर से हम जो है इंडिपेंडेंटली जो है डाटा को एक्सेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस नोन। डायनेमिक रैम स्टोर्स द बिट्स एज अ टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज। जो डाटा है, जो बिट्स हैं, उनको ये इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पे स्टोर करता है, और हर सेकंड के बाद मैनी टाइम्स अ सेकंड, हर सेकंड के बाद मैनी टाइम्स इसको रिफ्रेश करता है। सिंक्रोनियस DRAM is used in the reference to DRAM that applies the additional techniques to decrease the time needed to retrieve the contents from its memory cell। अच्छा, अब ये DRAM है, इसका एक मेन पर्पज़ ये है कि एक तो टाइम डिक्रीज़ कर दिया जाए जब हम डाटा गेट करने की कोशिश करें अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो वो जो मेमोरी सेल से हमें डाटा ला के दे रहा है, कंटेंट्स ला के दे रहा है, तो वो हमें कम टाइम में जो है डाटा हमारी स्क्रीन पे शो कर दे। ठीक है, उसके लिए हम सिंक्रोनियस डायनेमिक रैम का इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूल 15 मैग्नेटिक सिस्टम क्या होते हैं? मास स्टोरेज। ड्यू टू द वोलेटिलिटी एंड द लिमिटेड साइज ऑफ ए कंप्यूटर, most computers have the additional memory devices called the mass storage or systems। ठीक है, क्योंकि कुछ कंप्यूटर के पास जो है लिमिटेड साइज ऑफ कंप्यूटर मेन मेमोरी होती है, तो क्या होता है कि कुछ कंप्यूटर्स के साथ हम एडिशनल एक मेमोरी डिवाइस होती है जिसे मास स्टोरेज का भी नाम दिया जाता है, उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं डाटा स्टोरेज के लिए। जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क थी, CDs थी, DVDs थी, मैग्नेटिक टेप्स थी, फ्लैश ड्राइव जिन्हें आज के दौर में USB का नाम भी दिया जाता है, और सॉलिड स्टेट डिस्क जो हम बेसिकली यूज़ करते थे इन द 90s। तो ये इस तरह से भी हमारे पास फॉर्म ऑफ मेमोरी डिवाइसेस थी जिनको हम मेमोरी स्टोरेज कहते थे। इनका मेन पर्पज़ ये था कि जो हमारे पास कंप्यूटर में लिमिटेड मेन मेमोरी है
उसमें तो हर चीज़ स्टोर नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें जो है अलग से हम अपने पास मेमोरी डिवाइसेस जिनको मास स्टोरेज कह रहे हैं, सो हम उनमें स्टोर कर लेते थे। अच्छा जी, हाउ इट वर्क्स। द थिन स्पिनिंग डिस्क विद अ मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड द डाटा। अच्छा, कुछ स्पिनिंग डिस्क है उसमें मैग्नेटिक कोटिंग हुई हुई है ताकि डाटा को वो हम होल्ड कर सकें, ठीक है। रीड राइट हेड्स प्लेस्ड अबव द डिस्क और बिलो, ठीक है। ये जो आप आर्म देख रहे हैं ये रीड राइट हेड है, जो जब डिस्क घूमेगी तो उसके ऊपर जो भी डेटा होगा उसको वो रीड कर सकेगी, ठीक है। ईच हेड ट्रावर्सेस अ सर्कल कॉल्ड अ ट्रैक, ठीक है। ये एक सर्कल को सर्कल के अंदर जो भी डेटा आएगा, क्योंकि डिस्क सर्कल में मूव कर रही होगी, तो उस डिस्क के ऊपर जो भी हमारे पास लाइन देखने को मिल रही हैं उन्हें हम ट्रैक करेंगे। और सेक्टर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। इसके अंदर एक सेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो है 512 बाइट से लेके कुछ केबीज होती हैं। और आउटर ट्रैक कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन, जो आउटर ट्रैक हैं, जो कि ये वाले ट्रैक हैं, ये वाले जो शुरू के हैं, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस ऑन बिट रिकॉर्डिंग के बारे में आपको एमसीक्यूज पता होना चाहिए। सीक टाइम की डेफिनेशन का पता चाहिए एमसीक्यूज के तौर पे। टाइम रिक्वायर्ड टू मूव, ठीक है। अगर रीड राइट डिस्क जो हमारे पास रोटेट हो रही है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के लिए, तो कितना टाइम ले रही है, उसको सीक टाइम कहेंगे। ये सारे एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 15। उम्मीद है कि अब तक हम लोगों ने जितना भी कवर किया है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर होंगी। और जिनको नहीं है क्लियर वो आप लोग जो है मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। आपको जो भी क्यूरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट है वो कमेंट सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्यूरीज़ के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।